हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? वेकेशंस चल रही हैं सभी की। सो एक्सपेक्टिंग कि इसी टाइम दौरान एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री को टिप्स पे करने की कोशिश करना, सो दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास ज़्यादा वर्कलोड ना बचे। ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। दैट इज कौन क्या क्या चीज़ें बची हैं हमारी? दैट इज फैराडे लॉज। ठीक है, उसके बाद बैटरीज एंड फाइनली करोजन। सो बाय दिस द चैप्टर विल बी ओवर। सारी वीडियोस कॉन्टिन्यूटी में देखोगे, द होल चैप्टर आई थिंक विल बी ऑन योर टिप्स। यू विल बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी यू विल बी एबल टू गो थ्रू बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस। ठीक है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के साथ शुरू करेंगे, बट सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लीज टिप्स पे करने की कोशिश करो ड्यूरिंग योर वेकेशन। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक बेटा उठाते हैं, दैट इज फैराडे लॉज। फैराडे कांस्टेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, फैराडे लॉज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि फैराडे के लॉज क्या हैं। दो लॉज हैं, एग्जाम में काफी हद तक हमारे पास इस लॉ पे या तो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है या लॉ एज सच स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है, फैराडे लॉज। ठीक है, दोनों सेल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो पहले अगर मैं उठाऊं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो कंटेनर्स में सेटअप हो रहा है, पहला लॉ कैसे याद रखोगे? हमने डिस्कशन की बेटा कि जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें क्या होता है, विद टाइम ये इलेक्ट्रोड क्या होते जाता है, डिसॉल्व होते जाता है। इसका वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होते जाता है एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन पे डेपोजिशन होती जाती है। ये विद टाइम इसका वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड समय के साथ वेट उसका बढ़ते जाएगा, वो मोटा होता जाएगा। वेयर एज बेटा अगर हम बात करें दैट इज और ऑक्सीडेशन हाफ की, ऑक्सीडेशन हाफ वाला समय के साथ डिसॉल्व होता जाएगा एंड डिसॉल्व होते होते विद टाइम केमिकल रिएक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका पूरे का पूरा इलेक्ट्रोड डिसॉल्व नहीं हो जाता एंड इधर डिपोजिशन नहीं हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रो केमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस सेल है। केमिकल रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि केमिकल पड़ा हुआ है, आपको बिजली मिलती रहेगी, यू विल कीप गेटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा फैराडे जी ने क्या बताया हमें, इस डेपोजिशन एंड ये डिपॉजिट हो रहा है, ये लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ये खत्म हो रहा है समय के साथ, यहाँ पे डिपोजिशन हो रही है। उन्होंने अपने पहले लॉ में क्या इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा वेट ऑफ कोई भी सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, लिबरेशन कौन से पार्ट में होगी, ऑक्सीडेशन हाफ में। ठीक है, ऑक्सीडेशन पार्ट जो है हमारे पास उसमें लिबरेशन होगी, मतलब कि वो समय के साथ डिसॉल्व होता जाएगा। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, डेपोजिशन किस पे होगी, यहां पे। ये समय के साथ इसका वेट बढ़ता जाएगा, कौन से हाफ में, इन योर रिडक्शन हाफ। weight of substance liberated or deposited on any electrode, on any electrode is directly proportional to the amount of charge transferred during
redox reaction is directly proportional to the amount of charge transferred during redox reaction. कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या कितना सब्सटेंस लिबरेट हुआ. लिबरेशन एनोड में होगी एंड डेपोजिशन कैथोड में होगी ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन. किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कितना चार्ज एक हाफ से दूसरे हाफ में ट्रांसफर हुआ बेटा, उस पे डिपेंड करेगा कि कितना सब्सटेंस चार्ज क्यू कितना सब्सटेंस हमारा ट्रांसफर हुआ. वो किस चीज पे सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि आपका बाय वेट इधर डेपोजिशन कितनी हुई, इधर लिबरेशन कितनी हुई. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, इफ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला टू दिस, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे, इट विल बी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ charge transferred during redox reaction. So weight is directly proportional to charge. अब चार्ज किसके बराबर रहता है बेटा, व्हाट इज चार्ज इक्वल्स टू, चार्ज हमारे पास करंट इनटू टाइम. करंट के फॉर्मूले में जाएं, 10th में यू हैव डन करंट का फॉर्मूला, इवन इन दिस चैप्टर आल्सो यू हैव डन current formula, that is I is equals to Q upon T. Current is equals to charge upon time. तो charge definitely will be is equals to current into time. तो यहाँ पे Q की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे that will be IT. तो W is directly proportional to current into time. Proportionality sign हटाओगे तो proportionality constant डालोगे बेटा Z. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डलेगा Z. अब Z आपका है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड यहां पे किसके बराबर आ गया, ZIT. करंट टाइम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z. अब देखते बेटा Z किसके बराबर होगा, Z विल बी इक्वल्स टू योर इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट, दैट इज F. अब इक्विवेलेंट मास किसके बराबर बेटा, that is molar mass upon number of electrons transferred, that is n factor upon n factor. ये डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले चैप्टर में. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट. इक्विवेलेंट मास फर्दर किसके बराबर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर. दैट मींस हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू Z की जगह पे डालेंगे दैट इज मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, साथ में 1 अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू I into T. This is all in all your first law of Faraday. Faraday का पहला लॉ, weight of substance deposited or liberated on any electrode is equals to molar mass upon n factor into 1 upon Faraday constant. Faraday constant is 96500 कूलम. करंट इनटू टाइम. ठीक है, ये हमारा पहला लॉ हुआ. अगर इसी को किसी न्यूमेरिकल के बिहाफ पे समझें तो सपोज हमने ले लिया, हमारे पास है कॉपर. ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव आई एम हैविंग. इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके बेटा
ये जाके कैथोड हाफ में इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। तो कितना डिपॉजिट हुआ? अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसने कंज्यूम किए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी? व्हाट इज योर n? दैट इज 2। ठीक है, 2 या ऑल इन ऑल अगर आपको चार्ज यहां पे देखना है, दैट विल बी 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट, विच विल बी 2 इंटू 96500 कूलम। हमारे पास n है। इस कॉपर के एक आयन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स उठाए एंड 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो गया जाके कैथोड हाफ में इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वेट फाइंड आउट करना है यहां पे कि कितना बाय वेट ये डिपॉजिट हुआ, बाय वेट, तो व्हाट थिंग्स वी नीड इज, वी नीड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर विच इज 63.5। ठीक है, 63.5। n की वैल्यू हमारे सामने आ गई 2, फैराडे कांस्टेंट हमें पता है 96500। ठीक है, करंट कितना पास हुआ, कितने समय के लिए पास हुआ, कितना करंट कितने समय के लिए, वो एज्यूम कर लेते हैं कि करंट इस सिचुएशन में पास हुआ, फ्लो हुआ 2 एम्पियर, एंड कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ वो कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर फॉर 120 सेकेंड्स। ठीक है, 120 सेकेंड्स के लिए 2 एम्पियर करंट अगर फ्लो होगा तो कितना बाय वेट कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के इलेक्ट्रोड पे। तो सारी वैल्यूज हैं बेटा हमारे पास। लेट्स कैलकुलेट दिस आउट। सो क्या फॉर्मूला था? वेट इज इक्वल्स टू, वेट किसके बराबर? इज इक्वल्स टू मोलर मास। कितना है? 63.5 ग्राम्स। n की वैल्यू है बेटा कितनी? दैट इज 2। फैराडे कांस्टेंट 1.96500। करंट कितना बेटा जी? 2 एम्पियर। टाइम कितना? 120 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट कर लो आप अपनी वैल्यूज, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। देख लेते हैं कि कितनी डेपोजिशन होगी यहाँ पे कॉपर की, जब करंट कितने समय के लिए फ्लो हुआ बेटा, यहाँ पे कितने समय के लिए फ्लो हुआ? फॉर द टाइम ऑफ 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? इट विल बी, हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं? 63.5 इंटू 120 कितना आया? दैट इज 7620। न्यूमिनेटर को कैलकुलेट करने के बाद डिनोमिनेटर में है बेटा हमारे पास बचा हुआ, दैट इज 96500 डिवाइडेड बाय 96500, वी गॉट 0.07 इतना हमारा कॉपर डिपॉजिट होगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो यूनिट्स क्या रहेंगे? क्या यूनिट्स है बेटा मोलर मास के? ग्राम्स। तो इन ग्राम्स दिस मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन योर इलेक्ट्रोड। जब आपने 120 सेकेंड्स के लिए 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाया सर्किट के अंदर, तो रिमेंबर एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन फैराडे कांस्टेंट, करंट कितने समय के लिए कितना फ्लो हुआ उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा आपका वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। समय बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, वेट बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दोनों वेट के। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसी ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एल्यूमिनियम, आई हैव टेकन एल्यूमिनियम, राइट, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स उठाए एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू एयर। इसका मतलब यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद एल्यूमिनियम 1 मोल डिपॉजिट हुआ ऑन योर इलेक्ट्रोड।
3 मोल इलेक्ट्रॉन उठाए, 1 मोल एल्यूमिनियम मिला। सपोज करंट फिर से 2 एम्पियर ही कंसिडर कर लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, कितने समय के लिए, लेट इट बी फॉर 90 सेकेंड्स दिस टाइम। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, दैट वाज मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास इज 27 grams. ठीक है, put in all the values, you will get your answer that how much aluminium will be deposited on your cathode. क्या फॉर्मूला बेटा, W is equals to ZIT, ZIT, and Z किसके बराबर, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड into 1 upon F into current into time. Put in all the values, you will get your answer. Molar mass 27 grams. Number of electrons transferred कितने थे, 3. Faraday constant की वैल्यू बेटा 96500. करंट कितना पास करवाया, 2 एम्पियर, एंड कितने समय के लिए करवाया बेटा, 90 सेकेंड। Simple, just solve it up, you will get your answer in terms of weight and units here will be grams. ठीक है, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, कितना करंट कितने समय के लिए फ्लो हुआ उसमें, जितना ज्यादा करंट ज्यादा समय उतना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ज्यादा। तो ये हमारा फैराडे का पहला लॉ। पहला लॉ क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। तो वेट ऑफ सब्सटेंस जिट के बराबर, जिट में जेड इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ये फर्दर किसके बराबर, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर के साथ ही डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ फैराडे कांस्टेंट, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे करंट इनटू टाइम के साथ, यू विल गेट योर आंसर। तो ये है जी हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ के बाद बेटा जी व्हाट इज द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। सेकंड लॉ हमें कन्वे करता है कि कितना सब्सटेंस लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट उसी का भाई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। डेपोजिशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है बेटा, कैथोड पे डेपोजिशन होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड in a redox reaction, in a redox reaction। redox reaction mandatory part है यहां पे लिखना। in a redox reaction depends upon, किस पे डिपेंड करेगा, depends upon number of electrons transferred, depends upon number of electrons, this is a focused word, number of electrons transferred during reaction। किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ऑक्सीडेशन में लूज हुए, रिडक्शन में गेन हुए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, उस पर डिपेंड करेगा कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ। ठीक है, उसमें था कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसमें है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा अगर पिछली रिएक्शन के बिहाफ पे ही चलें, एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन ले, Al3 पॉजिटिव, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स उठाए थे सो एज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए ड्यूरिंग डेपोजिशन, दैट इज 3 मोल। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है MnO4 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट होना है Mn2 पॉजिटिव में, कितने मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो यहाँ पे पहले इसकी
x की वैल्यू निकाले, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, इसको x कंसिडर कर लें। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा -2, कितने ऑक्सीजन पड़े हैं 4, पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है -1, ठीक है, पूरे पे कितना है -1, तो यहां से आएगा बेटा आपका x 4 2 8, सो x -8 is equals to -1, x is equals to -1 plus 8 plus minus, you got your answer as, sorry, you got your answer as 7, तो x है 7, इसका मतलब यहां पे जो मैंगनीज पड़ा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है +2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, पॉजिटिव चार्ज जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज जब कम होता है तो दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे +7 to +2, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल MnO4 नेगेटिव 1 मोल Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो फैराडे का दूसरा लॉ जो है वो काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करता है कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, दैट मैटर्स। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कन्वर्ट योर Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो हमारे पास बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स यहां से बन के आते हैं, ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, गॉट कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जब कम हो रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, सॉरी दैट विल बी योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद गॉट कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो रहा है दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे शायद आई स्पोक बिट ऑपोजिट टू इट, पॉजिटिव चार्ज का कम होना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का कम होना इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था मैंगनीज में, दैट वाज फॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन की बात अगर हमने की कि 1 मोल Fe3 पॉजिटिव 1 मोल Fe2 पॉजिटिव में ट्रांसफर हो रहा है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम हुए, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन इज अकरिंग, ठीक है, तो ये हमारा हुआ फैराडे का लॉ बेटा। फैराडे लॉ के बाद अगली डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग बैटरीज, ठीक है, व्हाट आर बैटरीज, बैटरीज हमारे पास क्या रहती हैं, बैटरी में 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जब आप कैसे कनेक्ट कर देते हो बेटा, सीरीज में, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपके पास बैटरी बन के सामने आएगी, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज में कनेक्ट करने पे यू विल गेट योर बैटरी, ठीक है। अब बैटरी बेटा हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक ऐसी बैटरी जिसको एक बार यूज किया और थ्रो कर दिया, उनको बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स। दूसरे होते हैं बेटा जिनको रिचार्ज करके हम बारी बारी यूज कर सकते हैं, वी कॉल देम एज सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। प्राइमरी बैटरी वन टाइम यूज, एक बार यूज किया, केमिकल रिएक्शन हो गया, गार्बेज इट। सेकेंडरी बैटरी रीयूजेबल बैटरी होती है, दोबारा दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल्स की या प्राइमरी बैटरीज की। सबसे पहला है ड्राई सेल। ड्राई सेल कौन सा सेल, जिसे नॉर्मली आप लोग अपने घर के जो वॉल क्लॉक्स होते हैं या रिमोट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, वो रहता है बेटा ड्राई सेल हमारा। अब ड्राई सेल
क्या क्या चीज है इसमें? सबसे पहले अंदर कभी भी आपने कोशिश की हो अगर शरारत करते टाइम ड्राई सेल को खोलने की, उसको खोलोगे तो बीच में से एक ब्लैक कलर की रॉड निकल के सामने आएगी. दैट रॉड इज ग्रेफाइट एंड दैट एक्ट्स एज अ कैथोड ऑफ योर ड्राई सेल. ठीक है, ड्राई सेल का कैथोड एक्ट करता है आपका ग्रेफाइट का रॉड जो बिल्कुल बीच में पड़ा होता है. उसके आसपास है बेटा हमारे पास पेस्ट पड़ा हुआ, किसका? ब्लैक कलर का पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, MnO2 प्लस कार्बन का ब्लैक कलर का पेस्ट पड़ा होता है ग्रेफाइट की रॉड के आसपास. ठीक है, देन वी हैव अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. एंड फिर इस पूरे के पूरे मटेरियल को आपने पैक किया होता है जिंक के कंटेनर के अंदर. यहां पे जिंक एक्ट्स एज योर एनोड, जिंक इज एक्टिंग एज एनोड, ग्रेफाइट एज कैथोड. एनोड पे क्या रहती है? ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या रहती है? रिडक्शन. तो एनोड विच इज जिंक will lose electron and will convert into Zn2 positive. कैथोड, कैथोड में हमारे पास है बेटा जी दैट इज ग्रेफाइट. उसके आसपास जो मटेरियल पड़ा हुआ है दैट इज अमोनियम NH4 पॉजिटिव, MnO2. जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज हुए दे विल पिक अप and will convert into MnOOH plus अमोनिया. यहाँ पे जो याद रखने वाला पार्ट है दैट इज अमोनिया. ये गैस है. जैसे जैसे सेल काम करेगा वहां पे गैस प्रोड्यूस होगी एंड गैसेस का प्रेशर हाई रहता है. हाई प्रेशर की वजह से जितना अमोनिया बनता जाएगा बेटा वहां पे चांसेस होते हैं इस सेल के बर्स्ट होने के, फटने के, सील टूटने के, क्योंकि अंदर एक गैस बन रही है. ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा आपका कि ये जो आपके सेल है ये फटते क्यों नहीं है. तो माइंड में रखना, थोड़ी देर बाद इसका डिस्कशन करेंगे. ओवरऑल रिएक्शन में बेटा क्या क्या चीजें लिख देते हो? जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है एरो के वो इधर लिख दो. जो एनोड कैथोड के रिएक्शन में राइट हैंड साइड में जो भी पड़ा हुआ है लीविंग इलेक्ट्रॉन्स असाइड, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने इसने गेन कर लिया. ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ओवरऑल रिएक्शन कवर्स जिंक, अमोनियम, MnO2, Zn2 पॉजिटिव आयंस, हमारे पास MnOOH, देन इज अमोनिया गैस. ठीक है, तो कैथोड पे Mn इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, याद रखो मैंगनीज की रिडक्शन हुई है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे. मैंगनीज की रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव रिडक्शन हुई है. अगली चीज इंपॉर्टेंट, अमोनिया गैस जो रिलीज हुई है बेटा यहाँ पे वो क्यों आपका सेल बर्स्ट होने नहीं देती? क्योंकि अमोनिया गैस कंबाइन हो जाती है Zn2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस के साथ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट इज डायअमाइन डाइक्लोराइडोजिंकेट. डायअमाइन डाइक्लोराइडोजिंकेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कि अमोनिया बनने के बावजूद भी एक गैस है आपका सेल फटता क्यों नहीं है? क्योंकि यही अमोनिया Zn2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस के साथ जुड़ के, जो के सेल के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है. अब ये कॉम्प्लेक्स इज नॉट येट अ गैस. इसका मतलब दिस अवॉइड सील ब्रेकेज, सील यहाँ पे टूटती नहीं है इस वजह से. अब ये सेल बेटा आपको कितनी वोल्टेज देगा? 1.2 टू 1.5 वोल्ट. ठीक है, डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ. क्यों डेफिनेट लाइफ नहीं होती? क्योंकि ये सेल अगर आप यूज में नहीं लेके आ रहे हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पे, तब भी ये काम करता रहता है. एंड इसमें दिक्कत ये आती, कई बार आपने देखा होगा ये सेल लीक हो जाता है क्योंकि इसमें जो एनोड है दैट इज जिंक, वो समय के साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हमारे पास Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे. जैसे जैसे आउटरमोस्ट लेयर जिंक की कंज्यूम होगी बेटा, इस जिंक के अंदर होल्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं जिसमें से के अंदर अमोनियम
का पेस्ट जो पड़ा हुआ है, मैंगनीज का पेस्ट जो पड़ा हुआ है, वो लीक आउट करना शुरू कर देता है। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस सेल को आजकल स्टील के कंटेनर के अंदर स्टोर करके दिया जाता है, सो दैट कि लीकेज को अवॉइड किया जा सके। तो इसका प्रॉपर कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन इस चक्कर में नहीं होता, क्योंकि ये सेल अपने आप ही नहीं यूज करोगे तब भी ये काम करता रहता है। देन इज अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड बीइंग एसिडिक करोड्स द जिंक। जो अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट पड़ा हुआ है सेल के अंदर, वो क्या करते रहते हैं समय के साथ, दिस इज योर सेल। अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट पड़ा हुआ है, इसका नेचर कैसा है, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये करोजन कर देता है किसकी, जिंक की, जिसकी वजह से जिंक के अंदर होल्स बिल्डअप होने से जो अंदर पेस्ट पड़ा हुआ है वो ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपके अप्लायंसेस में से आपको सेल निकाल के रखना चाहिए जब आप अपने अप्लायंस को यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ड्राई सेल समय के साथ लीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा जी हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल के बाद है मरकरी सेल। मरकरी सेल भी एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो वन टाइम यूज में रहते हैं, एक बार यूज करके गार्बेज करना पड़ता है। छोटे छोटे सिल्वर कलर का आपने सेल देखा होगा, घड़ियों में यूज होता है, हियरिंग एड्स में यूज होता है बेटा हमारे पास। सो इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फाउंड इन स्मॉल इलेक्ट्रिक सर्किट। हियरिंग एड्स, वॉचेस हो गए, कैमराज हो गए। इसके एनोड पे क्या दिखेगा आपको, जिंक। कैथोड पे दिखेगा HgO, Hg इज मर्क्यूरी। ठीक है, देन इज इलेक्ट्रोलाइट में पेस्ट होगा किसका, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पेस्ट होगा KOH एंड ZnO का। उसके बाद एनोड एंड कैथोड का रिएक्शन अगर डिस्कस करें कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा बेटा, ये सब याद करना जरूरी है जितना भी बोर्ड पे आपको मेंशन है। कैथोड पे HgO रिएक्शन हमारे पास एनोड कैथोड का। मरकरी के एलॉयज को क्या बोला जाता है, काफी बार कर चुके हो 10th में भी, अमालगम। व्हाट इज अमालगम, दैट इज एलॉयज ऑफ एलॉय। जब आप मरकरी को किसी और मेटल के साथ मिक्स कर देते हो उसको ओर ऑफ मरकरी इज कॉल्ड अमालगम। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी जिंक के साथ पड़ा हुआ है तो हमने इसको नाम क्या दिया, अमालगम। इलेक्ट्रोलाइट में से OH नेगेटिव आयंस इसके साथ आके जुड़े, यहाँ से मिला ZnO प्लस वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन है एनोड पे। कैथोड पे HgO प्लस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने उठा लिए, गॉट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी एंड OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट देखो क्या होना चाहिए इस सेल में से, क्वेश्चन कहां से बन के आएगा, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेल। ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट कंटेन एनी आयन। क्यों, एनोड में OH नेगेटिव आयंस यूज हुए, कैथोड ने बना दिए, एनोड ने यूज कर लिए, कैथोड ने बना दिए। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर आप बात करो बेटा, कोई आयन इसमें आपको नहीं मिल रहा। अगर आयन आपको नहीं मिल रहा तो इस सेल की कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रही समय के साथ, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट यूज। कितना पोटेंशियल ये आपको देता है, 1.35 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है, एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है। एंड प्लस पॉइंट इज इस सेल में कोई आयन आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि एनोड पे जो OH नेगेटिव बन रहा है कैथोड में वो कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से सेल की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज ना होने की वजह से सेल का पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। प्लीज मार्क द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम। अगली आती है बेटा सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल, जो कि रिचार्जेबल होती हैं। ऐसा नहीं है एक बार यूज किया और गार्बेज कर दिया, नहीं, आप इनको यूज करें, फिर इनको रिचार्ज करें, फिर यूज करें, फिर रिचार्ज करें। तो आपके सिलेबस में पहली है लेड स्टोरेज सेल, जो कि कहाँ पे यूज में रहता है, ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज मेनली रहता है, गाड़ियां, ट्रक। ठीक है, इनमें लेड स्टोरेज बैटरी का यूज रहता है। क्या किया जाता है, उसमें 3 से 6 सेल्स को कंबाइन कर दिया जाता है इन सीरीज
ताकि ये आपको कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर सके, 6 से 12 वोल्ट पोटेंशियल आपको प्रोवाइड कर सके, विच इज सफिशिएंट इनफ पोटेंशियल। ठीक है, देखने में ये सेल will be somewhat like this। क्या है इसमें, देखें एनोड पे हमारे पास जो व्हाइट वाला पार्ट है, एनोड पे वी आर हैविंग लेड की प्लेट्स एंड ऑन कैथोड ये पर्पल वाली, दीज आर लेड ऑक्साइड प्लेट्स। ठीक है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, लेड ऑक्साइड कैथोड, लेड प्लेट्स एनोड, एनोड का रिएक्शन ऑक्सीडेशन के साथ Pb2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन होके लेड सल्फेट आपको देगा। एनोड के रिएक्शन में आपको क्या मिला, लेड सल्फेट। कैथोड के रिएक्शन में भी बेटा यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, पर यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, PbO2 क्या उठाएगा इलेक्ट्रोलाइट में से H positive ions plus 2 electrons will give you Pb2 positive। These Pb2 positive ions will combine with SO4 2 negative ions to give you PbSO4। तो अल्टीमेटली चाहे एनोड है चाहे कैथोड है, दोनों पे आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग लेड सल्फेट। ठीक है बेटा, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन में लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडिंग यू विद लेड सल्फेट एंड वाटर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल। ठीक है, इसमें जैसे जैसे पोटेंशियल गिरता है, कितना गिरेगा, तकरीबन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, मींस पोटेंशियल गिरने से डेंसिटी भी चेंज होगी। जैसे जैसे डेंसिटी यहां तक पहुंचेगी, जैसे जैसे पोटेंशियल गिरेगा, मतलब सेल रिचार्जिंग डिमांड कर रहा है, उस टाइम अगर आपकी बैटरी का जो डेंसिटी है वो तकरीबन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब वो क्या डिमांड कर रहा है आपका सेल, रिचार्जिंग। इस सेल को रिचार्ज किया जाता है जैसे आप लोगों के पास बेटा, जब ये सेल को आप यूज कर रहे हो, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब इसे रिचार्ज करोगे तब कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मींस ये सेल दोनों सेल्स की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल as well as electrolytic cell। So it acts as electrochemical to start the vehicle, converts chemical to electrical energy at that stage and also act as electrolytic during recharging। उस टाइम ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। हाँ जी, रिचार्जिंग का रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ पहला रिएक्शन जो आप कर चुके हो। पहले रिएक्शन में आपने क्या किया था, दीज वर योर रिएक्टेंट्स एंड दीज वर द प्रोडक्ट्स। रिचार्जिंग के टाइम उल्टा हो जाएगा रिएक्शन बेटा, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदल जाएंगे और जो ऊपर आपके रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। इजी टू रिमेंबर, Pb plus PbO2 plus sulfuric acid was providing you PbSO4 plus water। Recharging के time PbSO4 plus water giving you PbO2 plus 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका लेड स्टोरेज है। लेड स्टोरेज बैटरी इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। हर बैटरी में एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स रहता है जो आपको याद करना है। ड्राई सेल का बता दिया, मर्क्यूरी सेल का बता दिया, लेड स्टोरेज बैटरी का बता दिया बेटा जी। अगली आपकी सेकेंडरी बैटरी जो है दैट इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। खूबियां इसकी क्या क्या है, रिचार्जेबल है क्योंकि सेकेंडरी है, लॉन्ग लाइफ है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज। एक्सपेंसिव है बट समटाइम्स आपकी एक्सपेंसिव चीजें भी आपको ज्यादा आउटपुट दे जाती हैं एज कंपेयर टू चीपर वंस। ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड लाइटर मींस इजीली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। देन इट कैन बी यूज्ड कॉर्डलेस, बिना तार के इसको यूज किया जा सकता है। तो काफी खूबियां आपके इस सेल के अंदर, इसके एनोड पे कैडमियम है बेटा, कैथोड पे मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट है KOH।
ठीक है, तो रिएक्शंस आपको एज सच याद करनी है, कॉपी में लिख के याद करो। ये पार्ट इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर, जस्ट राइट एंड लर्न, दैट्स इट। कैडमियम हमारे पास यहां से OH नेगेटिव आयंस इसने यूज किए, कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो कैथोड हाफ ने उठाए, एंड कैथोड हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस OH नेगेटिव आयंस वहां पे जनरेट हो गए। देखें यहां पे भी सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड, जो आपका पीछे मरकुरी सेल में हुआ था, ये OH नेगेटिव आयंस यूज कर रहा है नोड, कैथोड बना रहा है, मींस यहां पे भी आयंस की फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से पोटेंशियल में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगी, कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगी। जितनी देर तक इसको यूज करोगे एफिशिएंटली इट विल वर्क। काफी खूबियां हैं आपके इस सेल के अंदर, लंबी लाइफ एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज, वोल्टेज 1.4 वोल्ट एक सेल, उसमें बैक टू बैक काफी सेल आपको जोड़ने पड़ रहे थे लेड स्टोरेज में। लास्ट वन इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपका काफी बेनिफिशियल इस चक्कर में है क्योंकि ये कोई आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। जितनी देर तक इसको एनर्जी सोर्स देते रहोगे ये आपको बिजली बना के देता रहेगा। इसी चक्कर में ये एयरक्राफ्ट्स में काफी यूज में रहता है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स की सप्लाई लगातार रखोगे उतनी देर तक सेल लगातार आपको बिजली बना के देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं जिसको आप अंदर डालते हो। कहां से अंदर डालते हो बेटा, ये हमारे पास कार्बन की रॉड्स हैं जिनमें पोर्स होंगी, इधर से हाइड्रोजन अंदर गया, दिस इज एनोड साइड, दिस इज कैथोड साइड, इधर से बेटा ऑक्सीजन अंदर गया। अंदर पड़ा हुआ हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट KOH, उसके साथ जाके रिएक्ट होके प्रोडक्ट भी पानी बना रहा है। कोई हार्मफुल केमिकल का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये इको फ्रेंडली है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एनोड का रिएक्शन हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रोलाइट में से OH नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट होके पानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैथोड पे ऑक्सीजन प्लस वाटर गिविंग यू OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जोड़ के हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज वाटर विच इज नेवर 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 हार्मफुल। तो काफी इको फ्रेंडली, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहां पे, MCQ के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया था एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। एडवांटेजेस, हाईली एफिशिएंट, अगर कोई भी सेल 60 से 70% आउटपुट भी आपको इजीली दे रहा है उसको हम काफी एफिशिएंट कंसिडर करके चलते हैं। लगातार ऑक्सीजन हाइड्रोजन देते जाओगे, ये आपको बिजली बना के देता जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब, ठीक है। सो सेकेंड एडवांटेज इज by the time you are supplying the reactants it will keep providing you with the energy, then is pollution free work। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा जो पॉल्यूशन क्रिएट करे। तो ये हमारे सारे के सारे बेटा सेल्स हुए, प्राइमरी सेकेंडरी कौन से किए हमने, ब्रीफ आउट कर लो। सबसे पहले प्राइमरी में ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल, ठीक है, देन इज लेड स्टोरेज कैडमियम निकल, देन इज फ्यूल सेल। 5 सेल आपने किए। सभी सेल्स में जो जो मेन क्वेश्चन बनते हैं हमने डिस्कस किए। एंड लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कौन सा, दैट इज करोजन। क्या है, व्हाट इज करोजन? करोजन है किसी भी मेटल को जब आप एक्सपोज कर दो टू व्हाट, किसी भी मेटल को जब आप एक्सपोज कर दो टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मतलब पानी, ऑक्सीजन माने हवा, या किसी एसिड को बेटा, तो वो समय के साथ खराब होना शुरू हो जाता है एंड दैट इज सेड एज करोजन। जैसे कि लोहे को बिना पेंट किए, बिना गैल्वेनाइज, बिना ग्रीजिंग किए अगर आप ओपन में रख दोगे
तो इसके सरफेस के ऊपर समय के साथ कोई भी सरफेस जितना भी स्मूथ आपको नजर आए वो स्मूथ नहीं होता, ठीक है। इस लोहे के सरफेस के ऊपर डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस होंगे जो कि किसमें कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे इस लोहे को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, जिसमें एनोड पार्ट आपका एक्ट करेगा, दैट इज आयरन इटसेल्फ। एनोड पे होती क्या बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो डिप्रेशन है वहां पे जाके कुछ पानी खड़ा होगा, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन भी हो सकता है, उस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, उस पानी के अंदर कोई सॉल्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि रस्टिंग के प्रोसेस को, करोजन के प्रोसेस को काफी हद तक फास्ट करेगा। इसका मतलब करोजन या रस्टिंग उतनी फास्ट अगर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाए। लोहा अगर इम्प्योर है या लोहे के ऊपर जो आके पानी खड़ा हो गया वो अकेला पानी ना होके उसमें नमक पड़ा हुआ है। इफ यू हैव टू कंपेयर के लोहे की करोजन फास्ट किस में होगी, समंदर के पानी में या आपका डिस्टिल्ड वाटर, तो समंदर के पानी में करोजन विल बी फास्टर, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा जो नमक है, दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पानी में होगी, ऑक्सीजन गैस अगर पानी में होगी, तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन के करोजन या रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे होगा क्या, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे हमारे पास पानी है, विल स्प्लिट टू कन्वर्ट इनटू, पानी है अगर हमारे पास, वो स्प्लिट टू गिव यू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। ऐसे ही मेरे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, तो यहां से भी मुझे H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे प्लस HCO3 नेगेटिव आयंस मिलेंगे। बैलेंस कर लेना इसको। तो यहाँ पे बेटा कैथोड का रिएक्शन यहां से बनेगा। कैथोड पे आपको कौन सी गैस मिलेगी? H पॉजिटिव आयंस ऊपर से दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एनोड कैथोड में हमारे पास इंप्योरिटीज जो भी पड़ी हैं वो कन्वर्ट होगी हाइड्रोजन गैस में, एंड हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएंगी? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या देगी आपको? विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ये वाटर और वो लोहा जुड़ के आपको क्या देगा? Fe2O3.XH2O, ठीक है। X is number of molecules of water. This is the formula for your rust. तो आपको रस्टिंग का अगर मैकेनिज्म बताना है कि क्या रस्टिंग के टाइम पे लोहा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कन्वर्ट होता है, डेफिनेटली यस, जिसमें एनोड पे आपका लोहा इटसेल्फ होगा, कैथोड पे जो इम्प्योर सब्सटेंस जो भी पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, चाहे वह लोहे में इटसेल्फ पड़ा हुआ है, विल प्रोवाइड यू हाइड्रोजन गैस। दैट हाइड्रोजन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, विल कन्वर्ट दैट इनटू वाटर, and definitely you will observe a brownish material on your iron which is rust, ठीक है। तो समय के साथ किसी भी मेटल का खराब होना किसके साथ रिएक्ट होके? मॉइस्चर, ऑक्सीजन, किसी एसिड या सॉल्ट एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है उसके साथ रिएक्ट होके खराब होना इज सेड एज करोजन, ठीक है। तो करोजन बेटा हमारे पास अगर लोहे की करा दी जाए गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन में हम लोहे पे परत चढ़ा देते हैं जिंक की, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करें, जिंक की पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट एंड आयरन की पोटेंशियल की वैल्यू है
वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन फास्ट किसकी होगी बेटा? इसकी ऑक्सीडेशन, जिंक की ऑक्सीडेशन फास्ट होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन। दैट मीन्स जिंक खुद को सेक्रीफाइस करेगा टू प्रोटेक्ट आयरन। अगर जिंक की कवरिंग हम लोहे पे कर दें तो समय के साथ जिंक कंज्यूम होता जाएगा एंड नीचे पड़ा हुआ लोहा विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोशन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, अगर इसी लोहे पे पेंट अप्लाई कर दिया जाए तो वो एक बैरियर का काम करता है, दैट इज बैरियर प्रोटेक्शन। इवन इफ यू अप्लाई सम ग्रीस और ऑयल ऑन एनी मेटल, दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर मेटल फ्रॉम एटमोस्फियरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ऐसे बचा सकते हो या आप कह सकते हो जो आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होते हैं, लोहे के बने हुए पाइप हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है हमारे पास? 0.44 है आयरन का। ये पोटेंशियल है आपका आयरन का। अगर आप इलेक्ट्रिकली इसे कनेक्ट कर दो एक ऐसे मेटल के साथ जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज्यादा, काफी ज्यादा, अराउंड, वाइल्ड ले रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा है, इसके कंपैरेटिवली इसकी ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम की काफी फास्ट हो रही है, तो ये लोहे के पाइप्स को अंदर से बचा लेगा। ये भी जस्ट लाइक गैल्वेनाइजेशन, हमारा जो मैग्नीशियम है या कोई भी और मेटल जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के साथ, वो खुद ऑक्सीडाइज होता जाएगा एंड आयरन को प्रोटेक्ट कर लेगा। या आप एंटी रस्टिंग मटेरियल इन पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एल्केलाइन फॉस्फेट्स, एल्केलाइन क्रोमेट्स, इनके ऊपर अप्लाई कर दो जो अंडरलाइन पाइपलाइंस होती हैं, तब भी आप रस्टिंग ऑफ आयरन को वहां पे बचा सकते हो। तो एक तो मैकेनिज्म हमारे पास रस्टिंग का, दूसरा गाल्वनाइजेशन, तीसरा अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को कैसे बचाया जा सकता है, चौथी चीज के क्या नमक के पानी में जहां पे इंप्योरिटीज पड़ी हैं या प्योर वाटर में रस्टिंग फास्ट कहां पे होगी, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। तो रस्टिंग मेटल का डिटीरियोरेट यानी कि खराब होना ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरी, करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ये चैप्टर का था बेटा एंड, पूरा चैप्टर हुआ, सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस हुए, विद न्यूमेरिकल्स डिस्कस हुए। सो प्लीज डू अ फेवर के do it properly. We will have another video on the same chapter, but regarding either MCQs or numericals by the end of the session. By then prepare this chapter properly so that कि ये 8-9 नंबर आपके बोर्ड में कहीं ना जाए। All the very best. God bless you all.